नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ संस्कृत व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर। वाच्य परिवर्तन भाग 2। पहले में हमने पढ़ा भाग वर्तन में कि वाच्य बनाते समय सामान्य जो परिवर्तन किए जाते हैं उसके हमने 4 नियम पढ़े। वो चारों नियम समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अब दूसरा नंबर आता है धातुओं संबंधित परिवर्तन। धातुओं संबंधित परिवर्तन, इसका मतलब है कि वाच्य बनाते समय कुछ धातुओं का प्रयोग किया जाता है और धातुओं से क्रियापद बनता है। क्रियापद में जो सम्मिलित धातुएं होती हैं वो कई प्रकार की धातुएं होती हैं, आप जानते हैं, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत आदि आदि। तो किस प्रकार की धातु में क्या परिवर्तन आएगा वो अब हम यहां देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं आकारांत धातुओं में होने वाला परिवर्तन। आकारांत जो धातु होती है, आकारांत धातु जैसे दा है, पा है आदि कुछ आकारांत धातुएं हैं। आकारांत धातु में मैं आपको देखो सूत्रात्मक तरीके से बताता हूं कि आकारांत धातु का जो आ होता है, आकारांत धातु का आ है वो ई में बदल जाएगा। ये सूत्र बन गया, देखो आकारांत धातु का जो आ है ये वाला, ये ई में बदल जाएगा और फिर बाकी वो ही नियम काम करेंगे। मूल धातु में यह जोड़ना है, आत्मनेपद बनाना है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे नृप है, वस्त्राम ददाति। देखिए यहां पे करता है, हमें पता है इसमें तृतीय विभक्ति लगानी है, तो तृतीय विभक्ति होगी नृपेण। वस्त्रम शब्द नपुंसक लिंग है, इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं मैं, एज इट इज रहेगा। अब इसकी देखो मूल धातु है दा, तो इसमें मूल धातु में दा का आ का ई बन गया, दीयते ये बन गया, वस्त्रम दीयते। अब अगर ये वस्त्रम बहुवचन होता, वस्त्राणी होता, तो देखिए जैसा करता ये बदला हुआ करता है सब्जेक्ट, और यहां पे हो जाता दीयन्ते, जैसा करता वैसी क्रिया। इसी प्रकार जैसे सर्पः पवनम पिबति। पिबति में पा, जिसको पिब भी कहा जाता है, पिब में भी लिखा जाता है, इसकी मूल धातु होती है पा, तो पिबति में पा धातु है। तो यहां देखिए क्या होगा, सर्प शब्द की तृतीय विभक्ति लगाइए, इसको तृतीय में बदल देंगे। पवन है, पवन शब्द पुल्लिंग है, इसलिए देखो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, यहाँ प्रथम विभक्ति हो गई, सब्जेक्ट बन गया। पीयते, समझ में आ रहा होगा। पा धातु का जो पा का आ है वो ई में बदल गया। बाकी सारे नियम हूबहू काम करते हैं। इस प्रकार आकारांत धातुओं के पद बनाए जाते हैं। नंबर 2 इकारांत। इकारांत या ईकारांत धातु होगी, उसका जो ई या जो बड़ा ई होता है वो बड़े ई में ही बदल जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। ई छोटा हो या बड़ा, बड़ा हो जाएगा, यानी दीर्घ संधि यहां प्रभावित है। इसके उदाहरण देखिए आप, जैसे कृषक है, अजाम नयति। किसान बकरी को ले जा रहा है, किसान बकरी को ले जा रहा है, तो कृषकेण, कृषकेण अजा, अजा यहां पे सब्जेक्ट बन गया देखो। और नयति की नी धातु है, वो नी, इसकी मुख धातु क्या है, नी, तो नियति का नियति। यहां पे मैं आपको एक और नियम क्लियर कर दूं कि संस्कृत में आप जब कारक पढ़ते हैं तो द्विकर्मक कुछ धातुएं होती हैं, द्विकर्मक
16 प्रकार की धातुएं होती हैं, जिनमें जब भी जिनका प्रयोग होता है तो 2 कर्म काम में आते हैं। हम जब कारक का प्रकरण पढ़ेंगे, जब इस बात को विस्तार से पढ़ेंगे। द्विकर्मक धातुओं में 2 कर्म होते हैं, दोनों कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इस तरह का एक वाक्य भी देखिए आप, जैसे मोहन है, अजाम वनम नयति। देखिए, मोहन बकरी को जंगल ले जाता है। जंगल क्यों ले जा रहा है? द्विकर्मक धातु में दोनों में द्वितीय विभक्ति आ गई, देखो दोनों कर्म है। तो इसको बनाइए आप मोहनेन, तृतीय विभक्ति हो गई। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रथम मुख्य कर्ता है, मुख्य जो ऑब्जेक्ट है सॉरी, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। वनम नियते। देखिए किसको ले जा रहे हैं? बकरी को। तो मुख्य कर्म क्या है? अजा। अजा को हमने सब्जेक्ट बना दिया। बाकी वन जो है यहाँ अभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त है। ये इस तरह से बन गया। अन्य तीसरा जो नियम है, जिसमें उकारांत या उकारांत धातुएं होती हैं, इसमें जो ऊ या बड़ा ऊ होता है वो बड़े ऊ में बदल जाएगा। उकारांत या उकारांत धातुओं का ऊ या बड़ा ऊ बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सत्य, विजयम भवति। सत्य की विजय होती है। देखो, तो सत्येन विजयः भूयते। इस प्रकार हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। शिष्य है, बहुवचन में ले लेते हैं इसको। शिष्यः श्लोकम शृणोति। शृणोति में श्रु धातु है, तो शिष्य का या तृतीय विभक्ति क्या होगा? वो वचन है, तो शिष्य सॉरी श्लोकम। श्लोक है श्रूयते। श्रु का जो छोटा हुआ है बड़ा में बदल गया। इस प्रकार ये नियम काम करता है। इससे संबंधित उदाहरणों को आप इस प्रकार कर सकते हैं। अगला है नंबर 4, ऋकारांत धातु। ऋकारांत धातु, ऋकारांत धातुओं में क्या होता है? ये जो री है, ये री में बदल जाएगा। री में बदल जाएगा। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। वो अपवाद मैं आपको इस उदाहरण के बाद बताऊंगा कि किन अपवादों में ये कोई किस तरह से बदलता है। पहले आप ऋकारांत धातु देखो। जैसे सा कार्यम करोति, वह कार्य करती है। तो सा को तृतीय विभक्ति बनाओ। तया कार्यम सब नपुंसकलिंग है। देखो, शब्द रूप पढ़ते पढ़ते आपका ये तो ज्ञान बहुत बढ़ ही गया होगा कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा नपुंसकलिंग है। कार्यम, अब इसकी मुख्य धातु क्या है? क्री। अब क्री का जो ये री है, ये किस में बदल गया? री में। तो यहां देखिए, मैं आपको बता दूं, कै प्लस री, तो यह क्या बन गया? क्रियते। देखिए, री भाग गया, री आ गया इसकी जगह, कै में री घुस गया तो क्री बन गया, क्रियते। अगर ये शब्द यहां बहुवचन होता, कार्याणि, कार्याणि, तो यह क्रियन्ते हो जाता, क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार ऋकारांत के उदाहरण बनते हैं। इसमें कुछ धातुएं होती हैं, जैसे स्मृति और जागरी धातुएं जैसे, है ना। स्मृति और जागरी जैसी कुछ धातुएं होती हैं जिनमें री का री न होकर अर होता है। क्या होगा? जिसमें री का री नहीं होगा, अर होगा। ये आपको दिख रहा होगा गुण संधि। गुण संधि आपने पढ़ी है तो देखिए, री का अर हो जाता है गुण संधि में। अब इसके उदाहरण देखिए आप।
जैसे बालकः, श्लोकम, स्मरति। देखो स्मरण में को धातु कौन सी है? स्मृति। तो क्या बनेगा? बालक शब्द को तृतीय विभक्ति बनाओ, बालकेन, श्लोकः, है ना? स्मर्यते, स्मर्यते, स्मर्य, स्मृति का री भाग गया, उसकी जगह अर आ गया, तो देखिए क्या बन गया। स्मृति का री भाग गया तो आधा हो गया, ये अर आ गया इसकी जगह, तो ये क्या बन गया? स्मर। अब ये आगे ये जोड़ते हैं, स्मर्यते। इस प्रकार ये एक्सेप्शंस के नियम काम करते हैं। इसी प्रकार जो जागृत धातु होती है उसका जागरियते बन जाएगा, जागरियते। ठीक है। इसी प्रकार अगला नियम लेके हम चलते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो व या ये से शुरू होती है। ध्यान देना, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो या तो व से शुरू होती है, शुरू, या ये से शुरू होती है। जैसे वस धातु है ना? जैसे यच्छ धातु है। उदाहरण के लिए आप बाकी और धातुएं आप व्याकरण में देखेंगे तो पढ़ेंगे। मैं आपको नियम समझाने के लिए दो धातुएं काम ले रहा हूं। तो अब आपको यहाँ पे देखिए यण संधि आपकी मदद करेगी। आपको पता है यण संधि में व का क्या होता है? उ, और यह का क्या हो जाता है? ई। यण संधि में देखिए क्या होता है? व का उ हो जाता है और यह का ई हो जाता है। तो यहां भी हमारा जो ये सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा कि वह तो बदल जाएगा उ में और यह बदल जाएगा ई में। जैसे कि उदाहरण देखिए आप, सह अत्रयम वसति। अब यहां पे एक और नियम क्लियर कर दूं। देखो आपका बीच में अव्यय, अत्रय यहाँ क्या है? अव्यय पद है। अव्यय की परिभाषा ये है कि वो किसी भी काल, लिंग, वचन, पुरुष का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो स्वाभाविक है यहाँ पे भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे कर्म के जो कर्म पद है उसमें तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, अन्य कोई विभक्ति भी अगर है तो वो भी अपरिवर्तनीय रहेगी, उनमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। फिलहाल इस नियम को समझो आप। जैसे से क्या बन गया? तेन। से तव ते, तम तव तान, तेन, एक वचन है, तो ये अत्रेय, अत्रेय भी रहेगा, है ना? अब देखिए अपना नियम, वह किसमें बदल जाएगा? उ में। इसकी मुख्य धातु क्या थी? वस। तो उश आधा हो गया और यह उसमें जोड़ते हैं, उष्यते। क्या बन गया? उष्यते। अगला एक उदाहरण देखिए, जैसे सह धनम यच्छति। देखिए धनम शब्द नपुंसकलिंग है, तो तेन आप चाहो तो सह को सा बना लो, या अन्य कोई नाम ले लेते हैं यहाँ, जैसे लता, धन देख, तो लता की तृतीय विभक्ति लतिया। धनम एजिटी जाएगा, धनम नपुंसकलिंग है ना, कोई इसमें विभक्ति परिवर्तित नहीं होगी। विभक्ति तो हो गई लेकिन हुबहू होती है। नपुंसकलिंग में भी वही धनम धने धनानी, धनम धने धनानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। और इसमें देखो ई किसमें बदल जाएगा? ये ई में। अब इच्छ, यच्छ धातु में छह आधा होता है, इच्छते। देखो ये जो यच्छ धातु होती है ना, इसमें छह ऑलरेडी आधा है, तो यहाँ पे भी अलंत लगाना जरूरी है। इस प्रकार ये नियम काम करता है। अगला नियम है उपधा से परे। उपधा से परे पंचम वर्ण का लोप हो जाएगा। उपधा से परे कुछ धातुएं होती है, जैसे सिंच,
मुंच। आप समझ रहे हैं? उपधा से परे जो पंचम अक्षर होता है बीच में, यम गण न म, यम गण नम, नासिका, तो ये जो पंचम वर्ण होता है इसका लोप हो जाएगा। ये नियम ये कहता है। उदाहरण देखिए, जैसे उदाहरण मालाकार है, पुष्पम चिनोति। सॉरी, ये उदाहरण ये इकारांत वाला आ गया उदाहरण। ये चलो ये लिख गया तो ये भी बना देता हूं। ये उसका उदाहरण है इकारांत धातु वाला। तो मालाकारेण, मालाकारेण पुष्पम चीयते, ये वो उदाहरण इकारांत वाला आ गया। अब आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे मालाकार है, पादपम सिंचती, मालाकार पौधे को सींचता है। तो मालाकारेण, मालाकारेण, पादप शब्द देखो पुल्लिंग है, पादप है, सिंच्यते, क्या बन गया? पंचम जो अक्षर है उसका लोप हो गया। इसमें मुख्य धातु थी सिंच, तो ये जो अक्षर है इसका गायब हो गया। इसी प्रकार अगर अपने पास ये जो पादप है ये बहुवचन होता है, यहाँ पादपान, पौधों को सींचता है, तो ये बहुवचन है, कर्म बहुवचन है, तो सब्जेक्ट बन गया तो बहुवचन ही होगा, सिंचते। तो अब जैसा करता वैसी क्रिया, ये बहुवचन हो गया तो यहाँ पे भी सिंचन्ते, है ना, ऐसा बन जाएगा, सिंचते हो जाएगा। इस प्रकार ये उपधा से परे जो पंचम का लोप होता है, ये वाला नियम है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कि धातुओं में होने वाले परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं। अब एग्जाम में आपके पास कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भी आ सकता है, कर्म से कर्तृ भी आ सकता है, इसलिए आपको दोनों तरह से इनका अभ्यास करना है। एक अलग वीडियो लेके आऊंगा मैं एक बाद में, जिसमें हम केवल उदाहरणों की बात करेंगे, उदाहरणों को, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को समझाएंगे। और अब बात करते हैं अपन भाववाच्यों की। भाववाच्य में जो परिवर्तन होंगे बाकी नियम हूबहू रहेंगे। इसमें एक बात ध्यान देना है, जैसा अब तक जैसा कर्ता वैसी क्रिया हो रहा था, कर्ता एक वचन क्रिया एक वचन, कर्ता द्विवचन क्रिया द्विवचन, कर्ता बहुवचन क्रिया बहुवचन। अब इसकी जो क्रिया होगी वो हमेशा एक वचन होगी, क्रिया हमेशा एक वचन ही होगी, ये ध्यान देना है। तो इसके उदाहरण देखिए आप, बाकी वही नियम है। जैसे मोहन है हंसती, मोहन हंस रहा है, तो मोहनेन हस्यति, कर्म नहीं है। भाववाच्य की पहचान ही यही है कि इसमें कर्म की उपस्थिति नहीं होती। कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान देना। क्यों? उसकी पहचान कैसे होगी कि दोनों के अंदर फर्क क्या है कि भाववाच्य में कर्म होगा ही नहीं, इसलिए आपको ध्यान देना है। इस प्रकार जैसे और देते हैं, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं, तो अहम की तृतीय विभक्ति मया पठ्यते, त्वम गच्छसि, तुम जाते हो, तो त्वया गम्यते, गच्छ की मुख्य धातु गम, यहां आप गच्छते भी कर सकते हैं, ठीक है, मुख्य धातु गम धातु होती है इसकी। इस प्रकार भाववाच्यों को हम समझते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें क्रिया हमेशा एक वचन ही आती है। इस प्रकार मैं समझता हूं आपको वाच्यों का ये जो प्रकरण था कुछ हद तक समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला टॉपिक हम लेकर प्रस्तुत होंगे।
उसके विषय में मैं आपको पूर्व सूचना दे दूंगा।